सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन डेवलपमेंट्स के हवाले से दो तीन इश्यूज हैं सियासी, जिनके हवाले से बात करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी खबर मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें शहबाज शरीफ, वजीर आजम और उनके साहबजादे साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। बरियत की दरखास्तें मंजूर हो गई हैं और बरियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज की। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, ये साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौर में बना, उनकी मुबैना ख्वाहिश पर बना और उनके जो मुशीर दाखिला, मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर, उनकी काविशों के नतीजे में बना। आपको याद होगा कि उस दौर में शहजाद अकबर रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बहुत बड़े बड़े बंडल सबूतों के और डॉक्यूमेंट्स के वो लाते थे, साथ में स्लाइड्स दिखाते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे कि कहाँ से कनेक्टेड हैं। एक बहुत तवील गवाहान की फहरिस्त थी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ, यानी कि एक बड़ा भरपूर तरीके से इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये सारा केस बिल्ड किया गया था और इस केस के बारे में कहा गया था कि ये ओपन एंड शट केस है। 16 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में तैयार किया गया और उसके बाद दिलचस्प बात यह हुई कि इमरान खान के ही दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्हीं अकाउंट्स के बारे में, जिन अकाउंट्स के मुतालिक पाकिस्तान में केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, इन्हीं अकाउंट्स को एंड नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज अकाउंट्स, बल्कि इसके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के तमाम असासे, तमाम अकाउंट्स, उनकी छानबीन की और उसके नतीजे में इस रिजल्ट पे पहुंचे कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी। जब ये एनसीए की रिपोर्ट सामने आ गई तो उसके बाद वाज़ेह नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में भी इस केस का मुस्तकबिल कुछ बाकी नहीं रह सकता। लेकिन इन द मीन टाइम इमरान खान की हुकूमत चली गई, गिरा दी गई अदम एतमाद के जरिए, और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, उनके 6 महीने के दौरे हुकूमत में जिस तेज रफ्तारी के साथ, जिस बरक रफ्तारी के साथ नून लीग को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुमकिन नहीं था। सो इसी बयानिए को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव बना रही है कि ये NRO2 है। उनके मुताबिक ये तो ओपन एंड शट केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, और इसमें अगर शवाहिद पेश नहीं किए गए या नहीं किए जा सके तो ये इदारों की कमजोरी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ के मातहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये भी है कि हुकूमत असर अंदाज हो रही है इदारों के ऊपर और प्रोसिक्यूशन सही तरीके से करवा नहीं रही, जिसकी वजह से इदारे अदालतों में जाके केस को डिफेंड नहीं कर पा रहे और केस फौरन से जल्द अज जल्द बंद होते चले जा रहे हैं और नून लीग को रिलीफ मिलता चला जा रहा है। ये वाकई ऐसे है? क्या ये हकीकी इंसाफ की जीत है? क्या नून लीग को मेरिट पर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, या ये कोई NRO2 है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुताबिक नून लीग हुकूमत में आई ही इसलिए है कि अपने केसेस खत्म करवा सके बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन इसके साथ दूसरे डेवलपमेंट को अगर कनेक्ट करें तो आज इमरान खान को भी एक रिलीफ मिला है अदालत से। मनी लॉन्ड्रिंग FIA का केस जो कि मौजूदा हुकूमत ने उनके खिलाफ बनवाया है, उसमें इमरान खान की हिफाजत जमानत मंजूर हो गई है। सो एक को रिलीफ अगर मिलती है तो दूसरे को उसके बारे में तकलीफ क्यों होती है? ये सिलेक्टेड जस्टिस का एक जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल बयानिया है, इसमें मिडिल ग्राउंड कहाँ पर मौजूद है? अगर नून लीग को रिलीफ मिल रहा है, शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल रहा है, तो इमरान खान को भी रिलीफ मिल रहा है। तो हिंद अदालत का केस उनके ऊपर से खत्म हुआ, आज हिफाजती जमानत उनकी मंजूर हुई। इससे पहले भी दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत इमरान खान की मंजूर हुई, दहशतगर्दी की दफात उनके केस में से निकाल दी गई थी। ये सारे मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इमरान खान रोजाना कहते हैं कि मैं कॉल दूंगा, कब दूंगा, फिलहाल डेट वो नहीं बता रहे, लेकिन इस लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा? और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया इमरान खान साहब ने। वो कहते हैं कि 3.5 साल में अगर मेरी हुकूमत को आधी पावर भी मिल जाती तो मैं शेर शाह सूरी जैसे काम कर सकता था। ये शिकवा किससे कर रहे हैं? क्या इमरान खान बे इख्तियार वजीर आजम थे? अगर जिम्मेदारी उनकी थी, हुक्मरानी उनकी नहीं थी उनके मुताबिक, तो फिर हुक्मरान कौन था? और ये बात अब इमरान खान साहब को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई इमरान खान के पास आधी पावर थी? क्या मुल्क में
हुक्मरानों के पास, वज़ीर आज़म के पास वाकई आधी पावर होती है? इन सब बातों पर सवाल जवाब करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA है शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा है, पंजाब से साबिक वजीर रह चुके हैं हसन मुर्तजा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से MPA सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, इमरान खान का बयानिया तो फिर दुरुस्त लगता है कि 6 महीने हुए नहीं आपकी हुकूमत को, धड़ाधड़ आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है। इसहाक डार साहब की वापसी, मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल जाना, बरियत उनकी हो जाना, लंदन वो पहुंच गई हैं, अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को रिलीफ, तो ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपने अपनी इंट्रो में खुद इतनी डिटेल में बता दी सारी बात कि आप देखें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जहाँ तक केस का ताल्लुक था, इनको NCA लंदन ने क्लीन चिट दे दी थी पिछले साल मार्च में। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ पे मैंडेटरी है कि 5 साल आपने पीछे जाना होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर इनके केस में दे वेंट बैक 20 years और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पूरी तरह हंगाल के मतलब हंगाला है केस को, और फिर उसके बाद वो क्लीन चिट मिली है। और ये लोग मुसलसल कह रहे थे कि ये इमरान खान की ख्वाहिश पर उनके जो वो थे शहजाद अकबर साहब, एहतसाब अकबर साहब का बनाया हुआ केस था, उन्हीं का था, इसमें ना हकीकत कुछ थी ना सच्चाई कुछ थी, तो उसने तो फ्लैट गिरना ही था मुंह के बल। तो आपने कहा मरियम बीबी का, देखिए मरियम बीबी का राइट टू मूवमेंट था, उनको कोर्ट बार बार कहती रही है कि आप प्रूफ लाएं, कोई सबूत लाएं, 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं, कभी पेश नहीं होते थे, कभी आते नहीं थे। फरीदा, अगर हमारी कोई नियतों में या उसमें कुछ होता तो आप पेशियां निकालें कि कितनी बार ये लोग कोर्ट्स में पेश होते रहे, मरियम भी, हमजा भी, शहबाज शरीफ साहब भी। लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पिछले 3.5 साल में रिलीफ आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि वो अदालतों से नहीं मिला। क्योंकि इदारे बड़े प्रोएक्टिव थे, इदारे प्रोएक्टिव थे। इमरान खान का बयान ये है कि आप लोग इदारों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, वो जाके केस लड़ नहीं सकते। हमें इदारों को मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं खरीदा। देखें उस वक्त भी यही कुछ होता था कि कभी कोर्ट में आते नहीं थे, कभी प्रेजेंट नहीं करते थे चलान, कभी मतलब डिलेइंग टैक्टिक्स तो आपको पता है बेतहाशा हैं केस को फॉलो करने में। वो तमाम की तमाम फॉलो ये लोग करते रहे और उन केसेस को तूल देते रहे। अब आइए, और हम तो देखें इस वक्त तो हमारे तो जितने लोग हैं दे आर बिजी विद सैलाब का, दे आर बिजी विद द फाइन इकोनॉमिक साइड ऑफ द कंट्री, दे आर बिजी फॉर गेटिंग गैस, ऑयल, सब चीजें में हमारे पास काम ही नहीं है, इदारों पे हमारे पास काम बहुत है करने को, और हम नेक नियति से काम कर भी रहे हैं। इदारों पे असरअंदाज ऐसा तो नहीं होते ना कि आपकी काबीना जाके बैठ जाएगी FIA में या आपकी काबीना जाके नैब में बैठ जाएगी। देन यू आर ट्राइंग टू से, जब एक पार्टी हुकूमत में है तो ज़ाहिर है प्रेशर में आते हैं इदारे। आप मेरी बात सुनिए, यू आर ट्राइंग टू से कि कोर्ट्स नहीं देख रही कि किस किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं। कोर्ट्स की बात नहीं हो रही, FIA चालान में वहां पर लड़ नहीं सका मुकदमे को सही तौर पे, या FIA कमजोर पड़ गया क्योंकि हुकूमत में कौन है? आप मुझे बताएं, हमारा क्या इन्फ्लुएंस NCA पे भी था क्या? वहां पे भी हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे उन लोगों को? देखिए वहां पे भी तो कोई कोर्स, कोई सबूत, कोई प्रूफ कुछ तो मिला होता आपको। और जो डॉक्टर रिजवान थे वो क्या कहते रहे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो क्या कहते थे? तो देखिए वो सब जो शवाहिद हैं वो किस तरफ जा रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे, और ऐसे होना था जो हुआ है, क्योंकि आपके सामने सारा प्रोसेस चलता रहे। 2.5 साल इन्होंने लोगों को बंद रखा है। जो केस भी गया है, हमारे ही नहीं गए, रिलीफ तो सबको ही मिल रही है ना। बिकॉज जिस तरह के एहतसाब जो हम कहते थे कि नैब न्याजी एक नेक्सस है, वो एक्चुअली था, वो हटा है, तो केस अपना प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उनको क्लैरिटी मिल रही है। देयर इज नथिंग कहने को। तो इमरान नैब नून नेक्सस कोई नहीं है, आपके सामने है, आप देख लीजिए, आपको कहीं नजर आ रहा है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का केस, तो उन्होंने कहा कि वो तो खुद स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम देखेंगे। लेकिन रिमार्क्स उनके बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस किस्म के जो केसेस, ये जो नैब तरमीम है, ये असरअंदाज होने की कोशिश है। देखिए असरअंदाज वो भी डिटेल में जब जाएंगे। आप मुझे बताएं गरीदा, कत्ल के मुलजिम को भी कितने दिन का रिमांड लिया जाता है उसके लिए भी?
हमें मतलब किस तरह पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, कितने कितने महीनों का रिमांड लिया गया है, बुलाते किसी केस में, धर किसी केस में लेते हैं। शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ, हमजा, आहद चीमा, आपको मैं साद रफीक के केस में कोर्ट्स ने क्या कहा था कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए एंड मैनिपुलेशन के लिए यूज हो रहे हैं ये केसेस। तो देखें, एक नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी का है, आप नाम लेते जाए। एहसन इकबाल बरी हुए हैं कि देयर इज नो नथिंग इन हिज केस। तो देखें, ये सब इनके अपने बनाए हुए थे। मैंने आपको कहा है ये जो थे एहतसाब अकबर साहब, उनका काम ही ये था कागज लहराना। अच्छा सॉरी, मैं समझी उनका नाम एहतसाब अकबर साहब है। तो वो कागज लहराया करते थे और आके क्या क्या बातें करते थे। मतलब वेयर इज ही नाउ? वैसे बाय द वे, हुकूमत आपकी है, पता करवाएं वेयर इज ही। आखिरी दफा तो वो लंदन में पाए गए थे, पता करवाएं। आप लोग भी लंदन वो में लंदन बैठ के उन्होंने ये एनसीए को भी इन्फ्लुएंस करने, पर वो वहां तो नहीं कर सकते थे ना। बहुत कुछ होने की कोशिश हुई है, लेकिन अब लॉ इज टेकिंग इट्स प्रोसेस, ले रहा है प्रोसेस, और वो हो रही है बरियत। आप इसमें अब इमरान न्याजी साहब को भी, हालांकि हम तो कहते हैं पैमाना एक होना चाहिए। हमारे कंटेम्प्ट में क्या क्या हुआ, उनके कंटेम्प्ट में क्या हुआ। नहीं, फिर इस तरह मत करें ना। अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो फिर इमरान खान को रिलीफ अगर मिल रहा है तो उसको मैं तो आई हैव अ राइट, नहीं हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट दिल में सवाल तो आता है ना। सवाल तो यही सवाल फिर इमरान खान साहब के दिल में भी आता है कि आप मेरी बात सुने, उन्होंने तो कोई रियासत का कोई अदारा छोड़ा है, नैब, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, उनका तो जहां से अपनी मर्जी का फैसला नहीं आता। बशीर मेमन साहब का आप बयान उस वक्त भी सुन लें, आज भी वो क्या कह रहे हैं वो सुन लें, तो आपके सामने पिक्चर, मतलब वो न्याजी साहब हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। प्लीज, उनका तो मैं अब कहती हूँ आई डोंट नो, वो उस पे अभी आएंगे। वो कह रहे थे कि आधी पावर मुझे मिल जाती तो इन सब चोरों को मैं अंदर करवा देता। अभी आधी पे गोगी और बुशरा बीबी थी, अगर पूरी मिलती तो अल्लाह जाने क्या होता। हसन साहब आपकी तरफ इस पे आएंगे, हम आधी पावर वाली बात पे बात करेंगे। हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप लोग बर्डन नहीं फील कर रहे कि रिलीफ मिल रहे हैं? नून लीग को रगड़े आप लोग भी जा रहे हैं, घुन के साथ गेहूं पिसता चला जा रहा है, नून लीग की तरफ रिलीफ मिलता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप पर भी हमला कर देती है कि आप लोग भी NRO 2 के जो है वो वसूली करने के लिए आए हैं, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। तो नून लीग का ये जो पॉलिटिकल बर्डन है ये आप लोग भी उठा रहे हैं। अब आर यू पीपल सेटिस्फाइड? इज योर पार्टी सेटिस्फाइड विद इट? फरीदा, देखें, पीपल्स पार्टी को तो कभी भी कोई रिलीफ नहीं मिला और हमने तो हमेशा जो है वो जेलें भी काटी हैं, सजाएं भी भुगती हैं और एक तवील जद्दोजहद के जरिए यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमने कौन सा रिलीफ लिया है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब 11.5 साल जेल में नहीं रहे, बाइज्जत बरी नहीं हुए? अब कोई ना माने तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने कोई रिलीफ नहीं लिया किसी भी इदारे से, किसी भी अदालत से। हमने तो अपने मेरिट पे जो फैसले हुए हैं वो ही करवाए हैं और हमेशा सुर्खरू हुए हैं। अब भी जो ये कवानीन है, इनमें अगर पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ मिला है तो कोई सबूत है, कोई बात है तो वो सामने लाएं। कोई NRO लिया हो, कोई, और NRO जिन्होंने लिया है उनका जिक्र ही कोई नहीं। क्या मिनिस्ट्री स्कीम से फायदे नहीं उठाती रही PTI खुद? वो NRO नहीं था। अब इस हुकूमत के दौरान या इससे थोड़ा पहले अगर आप देखें तो कितने NRO तो खान साहब ने खुद लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चोर का शोर मचाकर जो चोरी और डकैती हो रही है यहाँ पे, इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो सामने आएगी और आना शुरू हो गई है। ये ऑडियो लीक्स के जरिए वो हो रही है और बहुत जल्द हम देख लेंगे। करप्शन तो आप लोग अभी तक, आपकी हुकूमत 6 महीने में करप्शन तो इमरान खान पे साबित नहीं कर सकी। बाकी बयानी अपनी जगह पे, साइफर के हवाले से ले लें, बाकी चीजों के हवाले से ले लें, लेकिन आप लोग इमरान खान को 6 महीने की हुकूमत में करप्ट तो साबित नहीं कर सके ना। देखिए गरीदा, जिस चीज के लिए हम इतना अरसा कोशिश करते रहे कि किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जब तक सबूत ना हो उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, और बेजा ये 3 और 6 महीने जो रिमांड होते हैं फिजिकल, ये नहीं होने चाहिए। जो जिस आदमी पे करप्शन हो, इदारा अपनी तहकीकात करे, उसे नोटिस करे और गिरफ्तार करे। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे करप्शन सामने आएगी
उसमें गिरफ्तारियां भी होंगी। अच्छा, लेकिन आप ये मान गए हैं कि 6 महीने में इमरान खान पे करप्शन कोई साबित नहीं हो सकी। यावर अब्बास बुखारी साहब ने ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा है। यावर साहब जरा देर से आपने ज्वाइन किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इससे पहले चल रही थी, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ की आज की बरियत ये किस तरह NRO 2 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक? रिलीफ तो उनको अदालत से मिला है, इससे पहले नेशनल क्राइम एजेंसी का फैसला मौजूद है, शाइस्ता साहिबा उसका हवाले दे रही थी कि हमने अगर इन्फ्लुएंस करना होता, NRO लेना होता, तो क्या हमने बरतानिया से भी NRO लिया है NCA के जरिए? यावर साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन गवाहान थे वो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए और हार्ट अटैक से हुए। उसकी वजूहात कोई भी हो सकती हैं। आजकल दवाइयां भी ऐसी आई हुई हैं और वो बहुत एयर टाइट केस था। ये 16 से 22 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, बहुत एयर टाइट केस था। जहां तक बात कर रही हैं शाइस्ता के मेरी कुलीग हैं, बात कर रही है कि वहां से कैसे रिलीफ मिला, तो वहां पे बियॉन्ड एनी डाउट जब तक एविडेंस ना हो तो बेनिफिट ऑफ द डाउट उस बंदे को दिया जाता है। वो बहुत हद तक आगे जाते हैं। जहां तक बात कर रहे हैं हसन मुर्तजा, इनको भूल गया है, मुशर्रफ साहब ने उनको NRO दिया था और एक बहुत खुला डुला NRO दिया था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऐसा NRO दिया था कि जिसकी वजह से फिर नवाज शरीफ को भी सऊदी अरेबिया ने NRO दिलवाया था मुशर्रफ साहब से, तब ये लोग वापस आए थे। वरना अगर जब तक मुशर्रफ साहब से, कैनी साहब के जरिए अगर दुबई में और अमेरिका में इनकी एक डील ना होती तो वो लोग कभी वापस ना आते, ना नवाज शरीफ साहब वापस आते। तो रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए यहाँ पे मी लॉर्ड हसन मुर्तजा साहब। जहां तक बात है कि जो इन लोगों को कैसे अदालतों ने रिलीफ किया, तो मेन चीज ये है कि जब विटनेसेस ही अल्लाह को प्यारे हो जाएं, जब रिकॉर्ड्स जला दिए जाएं, जब इस किस्म की हरकतें हों, क्योंकि ताकत में रहना हर चीज से बालातर है। उसके अंदर इंसान को जाया कर देना, उसको दवाइयां दे के हार्ट अटैक इंड्यूस करके मार देना, चाहे वहां लेकिन इन दो चीजों पे भी अगर बात कर ली जाए, इन दो चीजों पे यावर साहब बात कर ली जाए, एक तो मकसूद चपरासी, मलिक मकसूद जिसका नाम था, उसकी वफात हुई, दूसरा डॉक्टर रिजवान जो कि इस केस को हेड कर रहे थे। दोनों की फैमिलीज ने वाजे किया कि उनकी मौत जो है वो तबई है, उनकी नेचुरल मौत है। सो अगर फैमिलीज इसको डिसोन कर रही हैं, इस कंस्पिरेसी थ्योरी को, तो फिर पाकिस्तान तरीके गरीदा वो बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह। वो लगती तो तबी मौत है ना। हाँ। जब वो दवाइयां दी जाती है, हम ये नहीं कह रहे कि यकीनन वो दवाइयां दी गई, दिया कुछ भी जा सकता है। हाँ। किया कुछ भी जा सकता है। अगर लेकिन आप लोगों के पास 100 गवाहान थे, ये वो इनिशियल गवाहान थे, इसके अलावा बाकियों की लिस्ट बहुत मैं कहता हूँ इसके अंदर PTI की भी कमजोरी रही। उनकी ऑटोप्सी होनी चाहिए थी, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। ये चीजें करवानी चाहिए। देखें, जो भी चोर है, जो भी डाकू है, जिससे इस मुल्क को लूटा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का लीडर हो, कारकुन हो, जिसने भी जिस तरीके से इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, अल्लाह पाक उनको बिल्कुल बहुत बुरी सजा दे। और अगर हम नाजायज उनके पीछे खड़े होते, खुदा हमें भी सजा दे। क्योंकि बहुत हो चुका ना कि हम चोरों के पीछे खड़े हो जाएं, हम अपने लीडर को तो पारसा कहें और बाकियों को हम चोर कहें। ये बातें बहुत हो चुकी हैं। ये मुल्क अभी और ऐसे आगे नहीं चल सकता। जहां तक अदालती निजाम का ताल्लुक है, वहां पे एक पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदबख्तरीन वो इंसान है, पाक नबी कह रहे हैं, खातिमुल अंबिया कह रहे हैं, बदबख्तरीन वो इंसान है जो अदल बेचे। चाहे हसन मुर्तजा अपनी स्टेटमेंट्स में अदल बेचे, चाहे यावर बुखारी बेचे, चाहे शाइस्ता बेचे, कि हम लोग गलत किसी बंदे को डिफेंड करें। पाक नबी हमें कहते हैं कि जो भी बेचता है, चाहे जज है, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई भी है, जो अदल बेचे वो बदबख्तरीन। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चाहे वो जज हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में अदल बेचा जा रहा है। चाहे कोई हो, मैंने कहा गरीदा, मैंने कहा चाहे कोई हो, चाहे मैं हूं, हाँ। चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा दादा हो, जो भी अदल बेचता है। लेकिन यावर साहब, इसी अदालती निजाम से फिर आपको भी तो रिलीफ मिल रहा है ना। फिर इमरान खान साहब की फांसी जमानत आज मंजूर हुई है, तौहीन अदालत आपसे इससे पहले खत्म हुई है, दहशतगर्दी की दफात इससे पहले खत्म हुई है, रिलीफ तो फिर आपको भी मिल रहा है ना इसी अदल के निजाम से। मैं इन बातों पे नहीं जा रहा हूँ, देखें, जहां पे
जस्टिस बियॉन्ड एनी डाउट नजर है। जैसे शाइस्ता ने बात की ना कि वहां पे कैसे मिली, वो बियॉन्ड एनी डाउट एक चीज को देखते हैं। वहां पे अगर 1% भी उनको अंदेशा हो कि यहाँ पे गड़बड़ है, वो रिलीफ देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम पकड़ के चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे कोई हो, हम कहते हैं टांग दो, जब तक 100% इसको ईमानदारी का या कोई इसके ऊपर खता ना हो तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाए। हमारा अदालती निजाम उल्टा काम करता है, तो इसको दुरुस्त करना जरूरी है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, मौला अली फरमाते, लेकिन बगैर अदल के निजाम नहीं चल सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। इसी पर नून लीग पीपल्स पार्टी नैब की तरमीम लेके आई हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे एतराज है। इस हवाले से डिबेट को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएंगे। हसन मुर्तजा साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा भी मौजूद हैं, यावर अब्बास साहब भी आ चुके हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाइस्ता साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं यावर साहब को? मैं जी यावर साहब को एक तो मैं अप्रिशिएट वो जैसे बात उन्होंने की है, एक सिस्टम, एक तरीका होना चाहिए, लेकिन मैं कमिंग बैक टू मकसूद चपरासी के, गरीदा ये इनकी फैमिली लिव्स इन NA 133, हम मेरे हलके में रहते हैं। जो आपका हल्का है? जी हल्का अच्छा। है, और मैं उनके पास गई भी हूँ जब ये हुई है, ये खबर आई है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी है, मैंने ओपनली उनसे पूछा है, क्योंकि चपरासी की जब वफात हुई, जी वफात हुई है, उनके ताजियत के लिए गई हूँ और फैमिली, और उस दिन तो मैं ताजियत करके आ गई हूँ। लेकिन मेरे दिल में भी आप पे इल्जाम लगाया कि आपकी पार्टी ने, आपकी हुकूमत ने कोई ऐसी दवाई दे दी है या कोई हार्ट अटैक हो गया। पता है, मैं आई एम सॉरी टू से, बट इनको ना हर चीज को स्कैंडलाइज करने की और पॉलिटिसाइज लेकिन इस किस्म के हालात दूसरी बात अचानक और बिल्कुल देखिए अचानक थी। मेरी बात सुने, मलिक साहब को भी अचानक हार्ट अटैक हुआ है, उनको पहले कभी हार्ट की कोई इशू नहीं थी। ये क्या बात हुई कि अचानक, ये क्या बात हुई कि अचानक, बट यू डोंट स्कैंडलाइज थिंग्स। जब मैं दोबारा गई हूं तो मेरे दिल में इनकी बातें सुन के ना एक वसवसा था, एंड मैंने पूछा है उनकी बेगम से, उनकी वालदा जिंदा है कि वाकई उनको देखने दिया जाए। ये इतनी रवानी से झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि बंदा वैसे क्लैरिटी के लिए कि मैं टॉक शोज में आती हूँ, सो आई शुड नो व्हाट द पिक्चर इज। और मैंने उनकी वालदा, उनकी बीवी, उनके मर्द वहां जो थे उनसे पूछा है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। नाउ माय क्वेश्चन टू देम इज कि अगर इनको इतना ही था कि वहां ये हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क का तो हर अदारे पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, हर अदारे को इन्होंने डाउटफुल कर दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो जुडिशरी हो, कुछ कोई भी हो, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इनका किसने रोका हुआ था? ये वहां जाके, उनकी तो बॉडी आई है कोई मेरा ख्याल हफ्ते बाद, उनके एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू एकदम तो आती नहीं है, और उसमें दे शुड हैव गिवन एन एप्लीकेशन के भी हम चाहते हैं कि ऑटोप्सी हो जाए इसकी। काम कुछ नहीं करना, स्कैंडलाइज करना है। और दूसरी बात गरीदा, आप मुझे ये बताएं कि चोरी, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, चोर, मजहब क्या कहता है? चोरी को जो फैसिलिटेट करे, जो चोरी पे आंखें बंद कर ले, जिसको पता हो चोरी हो रही है और वो उसको इनकरेज करे, तो फिर वो चोर है, उसकी क्या सजा है वो भी मेरे भाई से पूछ दें। और मुझे ये बता दें कि आपका जो मुल्क है, योर मदरलैंड, योर माँ के बराबर है मुल्क, उसको आपने फाइनेंस मिनिस्टर की कहानी देख लिया था जो ऑडियो लीक्स आई है? आप सैबोटाज कर रहे हैं अपने मुल्क को, आप बैंक्रप्सी के धाने पर लेकर जा रहे हैं। आपने वो किया, वो व्हाट वाज दैट? और मैं आपको इतने किस्से बता दूं कि जो ये सिर्फ एक ताकत की हवस के में जो क्या कुछ इस मुल्क के साथ खेल कर रहे हैं ना, इट्स अनबिलीवेबल। आज ही इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास 3.5 साल में अगर आधी पावर होती, मैंने कहा है ना, तो मैं शेरशाह सूरी की तरह इस मुल्क को ठीक कर देता। देखें तो वो उस आधी पावर के साथ अगर ये हशर बर्पा कर गए, तो अगर पूरी पावर होती तो क्या होता? क्या किया इमरान खान साहब ने 3.5 साल? मेरी बात सुने, क्या मैडम, वो जो बुजदार प्लस थे, मेरे भाई से पूछिए, अगर ऑनेस्टली ये बता दें कि क्या हो रहा था, किस तरह ट्रांसफर्स हो रही थी, किस तरह वहां पे लोग चीफ सेक्रेटरी आ रहे थे, लोग जा रहे थे, उनका क्या रेट था? 4 महीने हुकूमत तो आपकी भी रही है ना, आप लोग कुछ साबित नहीं कर सके, कुछ निकाल नहीं सके। हम साबित करना, द लॉ विल टेक्स इट्स कोर्स,
बार बार शहबाज साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना है, हमारे पास रनवे थोड़ा है, हमने अपनी पॉलिटिकल सबूत नहीं है। इमरान खान छोड़े, उस्मान बुजदार के खिलाफ भी आप लोगों के पास सबूत नहीं है। गरीदा, हम इस विक्टिमाइजेशन में बिलीव ही नहीं करते। द लॉ विल टेक्स इट कोर्स। तो इमरान खान के खिलाफ एफआईए का केस फिर क्या है? अगर विक्टिमाइजेशन पे आप यकीन बिलीव नहीं करते तो फिर एफआईए में फॉरेन फंडिंग केस हमने नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है खुद, और वो लॉ वो बुला रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा बना था इमरान खान पे इस्लामाबाद में, वो क्या था? वो कोर्ट्स ने खुद दहशतगर्दी का मुकदमा रियासत की मुद्दइयत में दर्ज हुआ था। तो वो आप मेरे बताएं, आपने वो ऑडियो सुनी थी जिसमें रियासत को, जिसमें आर्म फोर्सेस में उकसाया जा रहा था? व्हाट वाज दैट? और वो इमरान नियाजी के घर से उनके फोन पे लैंडलाइन से वो फोन हुआ था। तो देखिए वो तो बनता है ना। अदरवाइज जो केसेस हैं कोर्ट में, वो जो मजिस्ट्रेट के लिए ये बोले थे वो कोर्ट्स ने उठाया था। फॉरेन फंडिंग का वहां हो रहा है। हमने तो, इन्होंने इतना इसको पॉलिटिसाइज किया है। जो बंदे गिरफ्तार हुए थे, तारिक शफी और वो क्या है, जमान, हामिद जमान, आपको पता है एफआईए उनको कब से बुला रहा था? पेशी के लिए बुला रहा था। बात वो पेश ही नहीं जब हुए, तो फिर क्या ये मुबर्रा है हर चीज से? इनके ऊपर कोई लागू नहीं है, कोई मुल्क का कानून आइन कुछ नहीं है। ये नहीं आएंगे जब इनकी मर्जी नहीं होगी, और ये इसी तरह ड्रामे करते रहेंगे, सर्कस लगाते रहेंगे, टीवी पे आके जलसों में झूठ बोलते रहेंगे। I mean, this is not on. They are answerable and they have to answer. अच्छा, इसका जवाब लेंगे यावर अब्बास साहब से, लेकिन हसन साहब क्या आपको आवाज आ रही है? आपका स्काइप भी स्टेबल हो गया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा हसन साहब, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज शिकवा किया, किससे किया? जरा आप इस पे वजाहत कर दें, आपको समझ के आ रही है उससे वजाहत कर दें। आप माशाल्लाह बड़े सीनियर जबरदस्त सियासी वर्कर हैं। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को भी शिकायत रही है कि हमें खुद मुख्तारी हासिल नहीं है, हमें इख्तियार हासिल नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसका शिकवा कर चुके हैं। अब इमरान खान भी वही शिकवा कर रहे हैं कि आधी पावर भी अगर मेरे पास होती, मैं तो बेइख्तियार वज़ीर आज़म था, जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन हुक्मरानी कोई और कर रहा था। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? देखें जी, ये शिकवा जो वो आज कर रहे हैं वो अपनी वजारत उज़्मा के दौरान अगर करते तो शायद सारे लोग जो है वो उनके साथ खड़े होते। वो तो उस वक्त कहते थे कि मैं बड़ा बाइख्तियार वजीर आजम हूँ, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड हूँ, मैं खुद से आया हूँ, मुझे लाने वाला कोई नहीं है, मैं अवाम के बलबूते पे आया हूँ। हम तो कहते रहे उनको कि पार्लियामेंट को बाइख्तियार करो, पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है उसको यकीनी बनाओ, तो आप तभी ताकतवर हो सकते हो। और तमाम जमातें, लेकिन हसन साहब, इस किस्म के शिकवे जुल्फिकार भुट्टो साहब को भी थे जब वो वजीर आजम थे, जिनका वो बरवला इजहार नहीं करते थे लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स में करते थे। बेनजीर भुट्टो को भी इसके शिकवे थे, आसिफ जरदारी को भी इसके शिकवे थे। बाद में आने वाले आपके बाकी वज़ीर आजम, राजा परवेज अशरफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, हम सब जानते हैं कि कहां कहां शिकवे किए जाते हैं। आप अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बहुत सी बातें नहीं कर सकते। देखें गरीदा, जो हमारे शिकवे थे, आपने देखा होगा कि जब भी इस मुल्क में आमरीयत आई है, पीपल्स पार्टी ने ही उसको खत्म किया है। जहां पे जनरल याहिया से इक़्तिदार जब ट्रांसफर हुआ तो पीपल्स पार्टी आई, जब जनरल ज़ियाउल हक से हुआ तब पीपल्स पार्टी आई, जब मुशर्रफ से हुआ तब पीपल्स पार्टी आई। तो जब किसी ताकतवर से अपने इख्तियारात लेने होते हैं तो उसमें जरूर मुश्किलात होती हैं। पीपल्स पार्टी उस हवाले से जरूर बात करती होगी, लेकिन पीटीआई जब आई उस वक्त तो सियासी लोग थे, सियासी हुकूमत थी, वो तो इक़्तिदार में आए, उनको तो लाया गया। वो तो खुद ये बात कहते थे कि मैं बड़ा बाइख्तियार हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम तो सारे उन्हें कहते रहे कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को यकीनी बनाओ, ना कि आप पार्लियामेंट को जाके बेतौकीर करो और उसे रबर स्टैंप करो, कहो, और वहां चोर और डाकुओं की आमाजगाह कहो। इससे कोई तीसरी कुव्वत तो खुश हो सकती है, पार्लियामेंट की इज्जत बहाल नहीं हो सकती। तो आप पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को ये तो ना कहें कि उनके वज़ीर आज़म को भी शिकवे रहे। हाँ, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। हमारी अगर हमें अदलिया से सख्त फैसले भी आए, हमने उन्हें तस्लीम किया। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें, जो फैसला उनके हक में नहीं आता, जिस फैसले से वो इख्तलाफ करते हैं, वो अदालतों को भी गालियां देते हैं, वो अदल को भी कहते हैं कि वो उस पर भी सवालिया निशान है।
तो ये इस तरह तो मुल्क और हुकूमतें नहीं ना चलती कि जब आपका अपना जाती फायदा हो उसको हासिल करने के लिए आप तमाम इदारों को रगड़ा लगा दें। हसन साहब आपका पॉइंट आ गया, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यावर अब्बास साहब, इमरान खान किससे शिकवा कर रहे हैं? और जब वो वजीर आजम थे तो वो बहुत बाइख्तियार वजीर आजम के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करते थे। अब किससे शिकवा हो रहा है कि आधी पावर भी नहीं थी मेरे पास, जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी? कौन है वो और? देखिए, जहां तक बात हसन मुर्तजा साहब ने की कि हर आमरीत के बाद पीपल्स पार्टी आई, बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 2008 में आए, भुट्टो साहब जब आए, भुट्टो साहब ने एक पूरा केस तैयार करके उसके अंदर अपने आप को एक, जब सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी जब बनाया, दुनिया के पहले एक सिविलियन बंदा जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, ये भी उन्होंने किया। फिर 88 का जो बेनजीर शहीद जब आई तो उसके अंदर हकीकतन एक इनकलाब था, एक खूबसूरत चीज थी जिसके अंदर वो जीत के आई। 2008 में तो ये लोग जो आए, ये तो एक डील के तहत आए, एनआरओ हुआ और उसके अंदर दो ही पार्टीज थी। जबकि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को और बाकियों का था हम लोग बॉयकॉट करेंगे, फिर इन लोगों ने जाके इलेक्शन लड़ लिया, पीटीआई ने बॉयकॉट किया और ये आपके ऑन द रिकॉर्ड है सारा। तो ये हसन मुर्तजा साहब ये ना कहें कि हर दफा वो जो आखिरी दफा थी वो डील के जरिए हुआ था। फिर अफसोसनाक बात जो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि बीवी शहीद को शहीद किया गया और फिर वो एक हमदर्दी का भी एक इजहार था अवाम का। तो दो तीन चीजें इकट्ठी उसके अंदर हो गई। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई। क्यों वाइप आउट हो गई? वो सामने नजर आ रहा है कि इनकी जो पॉलिसीज, इनकी जो लीडरशिप ने जो कुछ किया तो वो वाइप आउट हो गए। अभी शर्जील मेमन साहब जिस तरीके से वो अभी हर चीज का उनके पास इख्तियार है, फंड इस्तेमाल करने का, जो फ्लड विक्टिम्स के लिए आए शर्जील मेमन साहब को सारे सामने जानते हैं। अभी नून लीग का जहां तक मसला है, एक करप्ट इंसान, एक वो बंदा के जिसके ऊपर कत्ल के इल्जाम है, मॉडल टाउन के कत्ल का इल्जाम है, सब कुछ है, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया नून ने। ये अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे हैं। चाहिए पीटीआई करे, अपने किसी करप्ट बंदे को कहीं लगाए, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे पीएमएलएन करे। ये गलत तरीका कार है, गलत ट्रेंड है। जहां तक शाइस्ता ने बात की कि हम लोग इल्जाम लगाते हैं और झूठ बोलते हैं, ये मैं समझता हूँ पीटीआई का बहुत बड़ी गलती थी। हम लोगों को मकसूद चपरासी की ऑटोप्सी करवानी चाहिए थी, जिसको पोस्टमार्टम हम कहते हैं, करवाना चाहिए था। डॉक्टर रिजवान का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। ये हमारी कमजोरी है। वी शुड हैव डन इट, ताकि ना अगर ठीक वो कुदरती तौर पे, तिबी तौर पे वो फौत हुए तो वो बात क्लियर होती है, हम लोगों का मुंह बंद हो जाता, और अगर ये लोग कातिल हैं तो वो बात सामने आ जाती। ये बातें होनी चाहिए थी। दिस इज आवर फॉल्ट, आई एक्सेप्ट इट, ये पीटीआई की गलती। लेकिन ये अभी इतने मासूम ना बने जितने बन गए। ये जो कुछ कर रहे हैं नैब के साथ, जो नैब के साथ किया है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी को भी रिलीफ मिला है, इसको नून को भी रिलीफ मिला है। ये लोग बातें करते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो लेकिन कहाँ रिलीफ मिला है? कहाँ रिलीफ मिला है? मरियम नवाज को नैब के पुराने कानून से केसेस उड़ गए इनके। मरियम नवाज को नैब के पुराने कानून से आज जो हुआ है उसमें नैब के कानून का अमल दरामद भी कुछ नहीं है। इसाक डार के मामलात में भी नैब का अमल दरामद नहीं है। वहां पे अदालत ने उनको एक एक्सेप्शनल रिलीफ दिया सरेंडर करने के बाद। ऐसा देखिए बात जहां तक मरियम सफदर की बात है वो बहुत क्लियर है। उन्होंने एक झूठ बोला अपनी प्रॉपर्टीज पे। नवाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला। फिर वो ये कतर जाके रुकी हैं, जिस शहजादे ने इनको फैसिलिटेट किया उसी को शुक्रिया भी अदा किया। और फिर जाके भी अपनी एवन फील्ड की जो खबरें आ रही हैं कि एवन फील्ड बेच के ये लोग चैम्सफोर्ड फील्ड के अंदर एक नया घर खरीद रहे ताकि लोगों की नारेबाजी की आवाज ना आए और दूर हट जाए। देखिए ये चीजें जो है ये सामने हो रही हैं, नजर आएंगी ना। अगर इन्हें अभी वो घर खरीद लिया तो ये खबरें सच्ची हो जाएंगी, घर ना खरीदा तो ये खबरें झूठी हो जाएंगी। इन लोगों ने जिस तरीके से एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स खरीदे, जिसकी मनी ट्रेल आज तक नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आवाम को तो दिखा देना कि यार किस तरीके से हमने खरीदे। वो झूठ दर झूठ इतना झूठ बोला है कि समझते कि, लेकिन आवाम अभी बिल्कुल जाग उठ रही है, उनको नजर आ रहा है कि चोर है चोर। अब फरा बीबी की बात करते हैं, मैं इनसे इल्तिजा करता हूँ एफआईए को बोले प्लीज केस करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। मैं इल्तिजा करता हूँ
کہ जिस चोरी में उनका साथ दिया, अगर उन्होंने चोरी की, प्लीज उनके ऊपर केस चलाए, इस मुल्क को गंदगी से पाक करे। अभी आपके पास हुकूमत है, करे प्लीज, ये ड्रामे मत करे कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना कोर्स लेगा, आप भी कुछ करें ना, तो मजा इंशाल्लाह। शाइस्ता साहिबा कुछ कमेंट करना चाहिए? जी मैं करना चाहूंगा। जी हसन साहब। गरीदा, गुजारिश ये है कि मेरे भाई हैं, उन्होंने थोड़ा सा जज्बाती होकर बात कह दी। हम किसी एनआरओ के जरिए नहीं आए, हम तो इस मुल्क में आए हैं और आते ही 18 अक्टूबर को हमला हुआ जिसमें हमारे 300 कारकुन शहीद हुए। फिर 27 दिसंबर को बीबी को असैसिनेट किया गया, सड़क के ऊपर मार दिया गया। ये हमें एनआरओ के ताने दे रहे हैं। मैं जरा थोड़ा सा बताऊंगा, जो इनको एनआरओ मिलते रहे ना आज तक, हम तो बात नहीं करते इनसे, वजादारी और रख रखाव में हम खामोश रहते हैं। मैं आज सवाल कर सकता हूं इनसे कि हमीद गुल के साथ ये ईदी साहब के पास क्या लेने गए थे इमरान खान साहब, क्या ऑफर उन्हें करवाई थी इन्होंने कि आप इस मुल्क के सदर बन जाओ और मैं वजीर आजम बन जाऊं। मुशर्रफ के साथ इन्होंने कौन सा एनआरओ किया था जब मिठाइयां बांटते रहे थे और फिर इन्होंने कहा कि मुझे वजीर आजम बनाओ, वो ना माना। आप हकीम सईद की, डॉक्टर इसरार की किताबें पढ़ें, उसमें तो वाज़िया लिखा हुआ है। और आज से कोई 25-30 साल पहले की ये बात है कि ये किस एजेंडे पर आ रहे हैं, ये क्या करने के लिए आ रहे हैं। आज इनको नजर आता है कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, हमें फांसियां दी गई, हमें कोड़े मारे गए, हमारा एहतसाब तो 70 से लेके आज तक हो रहा है। हसन साहब, टाइम कम रह गया, माजरत इंटरप्ट करने के लिए। सर, टाइम आपने उनको बढ़ा दिया है गरीदा, थोड़ी सी मेहरबानी कर दें। ये बिल्कुल जो है, बोलेंगे मुझसे पहले भी थे, जहां तक बात है एनआरओ की, हसन भाई लेते हैं और ये कर रहे हैं, इन्हें एनआरओ अमेरिका के जरिए दिलवाया गया, जनरल मुशर्रफ को प्रेशराइज करके, जनरल मुशर्रफ को प्रेशराइज किया, जनरल कियानी के साथ इनकी दुबई में नेगोशिएशन हुई। हसन भाई वो बात बिल्कुल एक साइड पे कर रहे हैं, अमेरिका ने इनको एनआरओ दिलवाया, ये अमेरिका की पैदावार बन चुके हैं। अमेरिका से तो हमने, ये अमेरिका की पैदावार बन चुके हैं। ये ना करे हसन भाई, ये दुनिया में किसी से पता कर ले, अमेरिका से आपको एनआरओ। अच्छा, एक मिनट हसन साहब और यावर साहब, सऊदी अरेबिया ने PMLN को दिलवाया। तो आज तक ये प्लीज बातें बहुत क्लियर है हसन भाई। हसन साहब और यावर साहब, आवाम को पता है, आप दोनों से रिक्वेस्ट, इनका वतीरा बन गया। आवाम को पता है हसन भाई, आवाम से कुछ छुपी भी बात नहीं है। हसन साहब, आवाम से कुछ छुपी भी बात नहीं है, वो जरदारी। हसन साहब और यावर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी, आपको इंटरप्ट करूंगी इस तरह। अच्छा हसन साहब, टाइम कम रह गया, शाइस्ता साहिबा को मैं जरूर फ्लोर देना चाह रही हूँ। बात सुनिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ यावर साहब से कि अभी 4 महीने पहले किसकी हुकूमत थी पंजाब में, मॉडल टाउन का वाकया था, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? वो इनके रिश्तेदार कजन जिनके साथ कब्रें खोदते रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद में डी चौक में, वो कजन कहाँ चले गए? 4 साल क्यों नहीं मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेट हुआ? क्यों इनको जाली हीरोइन का केस बनाना पड़ा राना सनाउल्लाह पे, और क्यों उनको मौत की चक्की में रखना पड़ा अगर वो केस इतना स्ट्रांग था? दूसरी बात मरियम की, ये कहते हैं, मुझे आज बताएं गरीदा कि मरियम ने जब ये बात कही थी कि मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है या पाकिस्तान में, उस वक्त विच ईयर वॉज दैट? वो उनके दादा के मरने से पहले की बात है, उनके दादा की जब वफात हुई है। बिल्कुल नहीं यावर भाई, वो चेक करें, आप वो चेक करें। आई कैन चैलेंज यू हियर, आई कैन चैलेंज यू। मैं आपको कह रही हूँ कि ये 2007 की बात है, जब आपको 2 चीजें करके दूंगा, एक मरियम की स्टेटमेंट की डेट और दूसरा मरियम जब बेनिफिशियरी बनी, उनकी स्टेटमेंट आई थी जब उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली थी और वो अपने वालिद के साथ रायविंड में, मुझे पता है ऊपर वो रायविंड में रहती थी उस वक्त, फिर इनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है, इनको प्रॉपर्टीज मिली है और फिर इन्होंने यहाँ भी उन पैसों से खरीदा है और वहां भी खरीदा है। अब कहने को ये यहाँ बैठ के, एक मिनट, यहाँ बैठ के ये जो मर्जी कह दें, तबाहियां तो इन्होंने फेर दी है। मुझे बताएं, आरटीएस की पैदावार ये फेल हुआ, आरटीएस तो ये हुकूमत इनकी बनी, तो ये डस्का में क्या हुआ? मतलब व्हाट आर दे टॉकिंग? इनको किस तरह एक पेज पे करके इन्होंने ये टाइम खत्म हो गया। दो चीजें मैंने इनको देनी है,
اور غریزہ آپ کو بھی دینی ہے. ایک مریم کی اسٹیٹمنٹ کی ڈیٹ, دوسری جو مریم کا سگنیچر ہے اس کاغذ فیلڈ کی بینیفیشری, یہ دو چیزیں. اور تیسری بات, ابھی ان لوگوں کو 10 سے لے کے 15,000 اس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی, اس کے پاس نہیں تھی پراپرٹی. آپ کے کاشتکار سڑکوں پر ہے, آپ پشاور میں دیکھیں پوری دنیا یہ بات بہت امپورٹنٹ کر رہے ہیں جو حسن صاحب کر رہے ہیں, جھوٹ کی دو چیزیں دوں گا آپ کو. جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں کاشتکاروں کی اور کسانوں کی, اور جو شائستہ صاحبہ سوات کی طرف دکھا رہے ہیں, ان دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس پہ ایک نیکسٹ پروگرام کر لیتے ہیں. اس پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, بلکہ اپنے ٹائم سے اوور ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کو شکوہ رہا لیکن درمیان میں معذرت, اسکائپ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, ورنہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ٹائم زیادہ دے دیں گے انشاءاللہ. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, یاور عباس بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ. آج سے ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.